दोस्तों भारत के द्वारा फ्रांस से जो डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को परचेस किया गया है, इन्हें दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है और एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी केवल मात्र 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों से ही पीछे है। स्टेल्थ फीचर के अलावा इन एयरक्राफ्टों में वो सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो कैपेबिलिटी है, इससे भारत के दोनों पड़ोसी मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों ही परेशान है और इन दोनों देशों की परेशानी और बढ़ने जा रहा है क्योंकि डैसॉल एविएशन के इन राफेल एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटी को और एनहांस किया जाएगा। भारत के पास जो इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को अब भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा एनहांस किया जा रहा है, मतलब ये एयरक्राफ्ट और ताकतवर बनने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डैसॉल एविएशन के एयरक्राफ्टों के ताकत को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है और ये आने वाले समय में क्यों पाकिस्तान और चाइना के टेंशन को और बढ़ाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों साल 2016 में भारत के द्वारा जब राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर फ्रांस के साथ डील किया गया, तब सबसे पहले चीख पुकार पाकिस्तानी मीडिया में शुरू हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया के चरित्र के हिसाब से उनके द्वारा चीख पुकार करते हुए ये गुहार लगाया गया है कि भारत अगर राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो इस रीजन में मतलब साउथ एशिया के इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा और यहाँ पे हथियारों का रेस शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के इस चीख पुकार से पाकिस्तान को कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट पूरा दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के इन हथियारों से कितना अधिक डरा हुआ है। जबकि भारत को जब साल 2020 में राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू हुआ, तब इसी तरीके का चीख पुकार चाइना के अंदर भी मचा हुआ था और लगातार चाइनीज मीडिया के अंदर इन एयरक्राफ्टों को लेके तब चर्चा हो रहा था। और दोस्तों इसी तरीके का चीख पुकार फिर से एक बार पाकिस्तान और चाइना के मीडिया में जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत को जो राफेल एयरक्राफ्ट मिला है उसे भारत और फ्रांस के द्वारा और एनहांस मतलब और अधिक ताकतवर बनाया जाएगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों का डील हुआ था, उसके अंतर्गत भारत को अब तक 35 राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है और आखिरी मतलब 36वां राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अगले महीने के 15 तारीख तक मतलब साल 2022 के दिसंबर महीने के मध्य तक कर दिया जाएगा। पर ये जो 36वां राफेल एयरक्राफ्ट है, ये 35 राफेल एयरक्राफ्टों से संपूर्ण अलग होगा और बताया जा रहा है कि 36वां राफेल एयरक्राफ्ट असल में इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ होगा। मतलब ये अब तक भारत को मिला हुआ 35 राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक ताकतवर और अधिक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट होगा। इवन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के डील में एयरक्राफ्टों में जो इंप्रूवमेंट को मांगा गया था उसके साथ होगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि 36वां राफेल एयरक्राफ्ट को असल में फ्रांस में इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किया जा रहा था और इसे इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ एक फ्लाइंग टेस्ट बिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि ये जांचा जा सके कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तहत एयरक्राफ्टों में जो नए इक्विपमेंट और कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है वो किस तरीके से एयरक्राफ्टों के साथ बिहेव कर रहा है और उन कंपोनेंटों को लगाने के बाद एयरक्राफ्टों में किसी तरीके की कोई तब्दीली का आवश्यकता है कि नहीं। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा एनहांसमेंट के साथ एयरक्राफ्टों में जो जो चीजों को जोड़ने का बात कहा गया था, अब इसमें भी बढ़ोतरी आया है और 2 नए फीचर्स को एनहांसमेंट में जोड़ा गया है। और रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि जो 2 नया फीचर या फिर कहे तो 2 नए एनहांसमेंट है, ये पहले के शर्तों के मुताबिक डील में नहीं था और इसे बाद में दोनों पक्ष के सहमति के साथ इसमें जोड़ा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्टों को कम अवधि के अंदर ऑपरेशनल रोल में शामिल करने के लिए इन एयरक्राफ्टों में जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट है उसे बड़े मात्रा में बढ़ाया गया है और इस कारण में जो 2 एडिशनल एनहांसमेंट किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया स्पेसिफिक सेंसर रिक्वायरमेंट को जोड़ा गया है, जो कि दोनों ही मतलब आईएएफ और डैसॉल एविएशन की तरफ से सहमति भरने के बाद ही किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो 2 नया सेंसर्स को जोड़ने का बात कहा जा रहा है, ये असल में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है जो इंडियन एयरफोर्स के अब सभी 35 एयरक्राफ्टों में जोड़ा जाएगा और इस तरीके के नए इक्विपमेंटों को इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों में साल 2023 के दरमियान ही जोड़ना शुरू किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एनहांसमेंट का काम डैसॉल एविएशन के मदद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में ही किया जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डील के दरमियान ही साल 2016 में डैसॉल एविएशन और भारत के बीच में इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को लेकर भी समझौता हुआ था और बताया जाता है कि इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत के द्वारा करीब करीब $1 बिलियन अतिरिक्त खर्चा किया गया है। हालांकि ये जो इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत एयरक्राफ्टों में क्या तब्दीली किया जा रहा है, एक तरीके से दोनों देशों के बीच के एक सीक्रेट के रूप में रखा गया है और ना ही इसका जानकारी डैसॉल एविएशन की तरफ से दिया गया है और ना ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में शायद ही आने वाले समय में कभी दुनिया को पता चले। दोस्तों इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के कारण जिस वेरिएंट के राफेल एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा परचेस किया गया है, असल में उससे अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होगा। वहीं पे ये जो 2 एडिशनल एनहांसमेंट को किया गया है, ये एयरक्राफ्टों के ताकत को और बढ़ाएगा। हालांकि दोस्तों जो 2 एडिशनल एनहांसमेंट किया गया है जिनमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बात कहा जा रहा है, ये एयरक्राफ्टों के बीच के जो कम्युनिकेशन है उसे मजबूत करने के साथ साथ पायलट के सिचुएशनल अवेयरनेस और बेटर बैटलफील्ड सिनेरियो दे सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम
सिस्टम या फिर कहे तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंटों को लगाने का बात कहा जा रहा है। ये एयरक्राफ्टों को और अधिक सुरक्षित बनाएगा और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों के खिलाफ इसे और कारगर बनाएगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के ये एनहेंसमेंट को लेके अब चाइना और पाकिस्तान के अंदर अवश्य तिलमिलाहट शुरू होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के फीचर को लेकर दोनों देश परेशान हैं। पाकिस्तान को तो फिलहाल एयरक्राफ्टों के आसपास के भी दर्जे के रूप में नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ना पाकिस्तान के पास उस तरीके का एयरक्राफ्ट है जो इसके आसपास भटक सके और ना ही पाकिस्तान के पास इस तरीके के कोई एयर डिफेंस सिस्टम है जो राफेल एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सके। जबकि अगर चाइना को देखा जाए तो ऑलरेडी चाइना के मीडिया की तरफ से ही सरेंडर कर दिया गया है कि राफेल एयरक्राफ्टों का सामना करने के लिए चाइना के पास 4th जनरेशन या 4++ जनरेशन के इस तरीके का कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और इसका सामना चाइना के J-20 करेगा। हालांकि J-20 के लिए भी राफेल एयरक्राफ्टों का सामना करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी राफेल जैसे एयरक्राफ्ट वॉर गेम में F-22 एयरक्राफ्टों को मात दे चुका है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के जो सबसे खतरनाक या फिर कहे तो सबसे ताकतवर इक्विपमेंट है वो है इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एडवांस रडार सिस्टम। राफेल एयरक्राफ्टों के पास बताया जाता है कि दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसे चकमा दे पाना लगभग नामुमकिन है। जबकि दोस्तों इसके महत्व के बारे में तभी पता चलता है जब एयरक्राफ्टों के कीमत के साथ इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के कीमत को कंपेयर किया जाए। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के कीमत का 30% केवल मात्र एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कीमत है। जबकि इसके रडार को अगर देखा जाए तो इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार मतलब RVE-2 रडार का इस्तेमाल हुआ है, जिसे वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार कहा जाता है, जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी लंबे दूरी से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। दोस्तों डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के अगर फीचर को देखा जाए तो ये टोटल 2 वेरिएंटों में है, जिनमें एक वेरिएंट सिंगल सीटेड है जबकि दूसरा ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट है। एयरक्राफ्टों के अगर आकार को कंपेयर किया जाए तो इसका लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट के अगर हाइट को देखा जाए तो ये करीबन 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच के आसपास है, तो वहीं पे इसका विंग एरिया करीबन 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के बी वेरिएंट का एम्प्टी वेट करीबन 10,300 किलोग्राम है, सी वेरिएंट के 9,850 किलोग्राम है और एम वेरिएंट मतलब नेवल वेरिएंट के एम्प्टी वेट करीबन 10,600 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट का ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। फ्यूल कैपेसिटी को देखा जाए तो सी वेरिएंट इंटरनली 4,700 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी कर सकता है, जबकि बी वेरिएंट मतलब ट्विन सीटेड वेरिएंट करीबन 4,400 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्टों में 2 इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जो बेसिकली सिग्मा M88 4E टर्बोफैन इंजन है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 50.04 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 75 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड हाई ऑल्टीट्यूड में 1912 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.8 के आसपास है, तो वहीं पे लो ऑल्टीट्यूड में यही रफ्तार 1390 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.1 के आसपास है। एयरक्राफ्ट के सुपर क्रूजर रफ्तार करीबन मार्क 1.4 के आसपास है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज को अगर देखा जाए तो ये करीबन 1850 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज मतलब 3 ड्रॉप टैंक के सहारे ये एयरक्राफ्ट 3700 किलोमीटर के लंबे उड़ान भर सकता है और सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 15,835 मीटर मतलब 51,952 फीट के आसपास है। एयर क्लब +9G से लेके -3.6G के दबाव झेल सकता है, जबकि इमरजेंसी कंडीशन में ये +11G के दबाव भी झेल सकता है। हथियारों को अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट में एक 30 मिलीमीटर के मेन गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 14 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट है और नेवल वेरिएंट में ये 13 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे एयरक्राफ्ट करीबन 9,500 किलोग्राम के फ्यूल और हथियारों को कैरी कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में एयरक्राफ्ट में MBDA के माइका EM और IR जैसे मिसाइलों को जहां पे कैरी किया सकता है, तो वहीं पे MBDA के मिटियोर और मैजिक 2 जैसे मिसाइलों को भी इसमें लगाया जा सकता है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में MBDA अपाचे, MBDA शॉर्म शैडो या फिर कहे तो स्कैल्प EG, AASM हैमर, GBU-12 PVA-2, GBU-16 PVA-2, GBU-22 PVA-3, GBU-24 PVA-3, GBU-49 एनहांस PVA-2 जैसे एयर टू ग्राउंड बॉम्ब, AS-30L और मार्क 82 जैसे बॉम्ब्स को भी कैरी किया सकता है। एयर टू सरफेस के रूप में इसमें MBDA M39 एग्जॉस्टेड एंटीशिप मिसाइल को कैरी किया सकता है, जबकि इसके अलावा इसमें ASMPA परमाणु हथियारों को भी लगाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा थेल्स के डायनामिक टारगेटिंग पॉड, थेल्स के एयरबॉर्न रैकी ऑब्जर्वेशन सिस्टम, थेल्स के टेलोस मल्टीफंक्शनल टारगेटिंग पॉड, 5 ड्रॉप टैंक, बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग प्रॉप्स को भी इसमें लगाया जा सकता है। एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में थेल्स के RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, थेल्स के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और थेल्स के ही ऑप्टियोनिक्स फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।